पहला प्रश्न है, देखो यहां पर ये पहला प्रश्न आया है सबके सामने। पहला प्रश्न का जवाब देखो। अब हम शुरुआत से शुरू कर रहा हूं मैं दोबारा से। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की। इसमें हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है। जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसी पर आधारित है सारे के सारे प्रश्न। अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आपको ये पेपर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस पेपर में 50 प्रश्न है और 50 प्रश्नों को हमें हल करना है यहां पर, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखेंगे और ध्यान से दिमाग से पेपर को हल करेंगे तो आप खुद हल कर पाएंगे। कहीं पर कोई दिक्कत है तो वो सोल्व मैं करूंगा आज, ठीक है। कल वाली जो प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर दूंगा। जहां जहां पर आपको दिक्कत आई थी कि कहाँ आपने गलत किया था, कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए थे, वो सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो आ गया है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तुरंत जवाब देंगे। प्रश्न आया है तो उसका जवाब में लिख करके भेजेंगे तुरंत। कितने बच्चे सही जवाब देते हैं देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सा आवेश पाया जाता है? और सभी बच्चों का एक ही जवाब आ रहा है, क्या? ऋण आवेश। कौन सा जवाब आ रहा है? ऋण आवेश। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था हमने गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड पर कौन सा आवेश पाया जाता है। देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी तुमको, उस ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं इस बात को। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? क्या ट्रिक बताई थी? लिख करके बताओ, क्या ट्रिक बताई थी मैंने? हाँ, वेरी गुड, दुर्गेश नामा ने लिखा है लोन, LOAN। ये ट्रिक तुमको ये याद रखने में मदद करेगी। लोन, LOAN, लोन या लोन, ये याद रखना है तुमको। लोन तो सब जानते हो, लोन बैंक देता है ना लोन, तो वो लोन याद रखना है तुमको। L फॉर तो है लेफ्ट, O फॉर क्या है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। A फॉर क्या है? एनोड। और N फॉर क्या है? नेगेटिव, ठीक है। यानी लेफ्ट में, गैल्वेनिक सेल का जो लेफ्ट है उसमें ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है और उसको हम कहते हैं एनोड, और उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यही तो पूछ रहा है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी ऋणावेश पाया जाता है। इसका मतलब धनावेश किस पर पाया जाता है? धनावेश किस पर पाया जाता है? दूसरा इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड। तो धनावेश किस पर पाया जाता है बच्चों? कैथोड पर धनावेश पाया जाता है। और वहां कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पर होती है कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन वाली रिएक्शन। कौन सी होती है? रिडक्शन होता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विभव कितना होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विभव, तुरंत जवाब देंगे। ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है जवाब? तुरंत बताएंगे क्या जवाब है इसका। अधिकांश बच्चों का जवाब आ रहा है ए, 0.0 वोल्ट। पढ़ चुके हैं अपन SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कितना होता है इसका विभव? 0.0 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है? 0.0 वोल्ट। क्लियर है बात सबको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कहां करते हैं हम? किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव पता लगाने के लिए, है ना। किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव पता लगाने के लिए तो करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग अपन। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
AgNO3 विलयन से 108 ग्राम चांदी मुक्त करनी है, तो आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आएगा? जल्दी आंसर बताएंगे मुझे, कौन सा आंसर आएगा? एक एम्पियर है, एक कूलाम है, एक फैराडे है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या है? ज्यादातर बच्चे आंसर सी बता रहे हैं, यानी एक फैराडे। क्या एक फैराडे सही आंसर है? देखो देखते हैं अपन, एक फैराडे आएगा क्या और कुछ आएगा। जैसे AgNO3 है, इसको कहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? इसको AgNO3 का आयोनाइजेशन होता है तो क्या बनता है? Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक, तो Ag प्लस का रिडक्शन होगा कितने इलेक्ट्रॉन? एक मोल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? ये एक मोल इलेक्ट्रॉन। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक फैराडे, यानी 96,500 कूलम। क्लियर? यानी यहां एक इलेक्ट्रॉन Ag प्लस के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक फैराडे, या ध्यान रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक फैराडे चार्ज हो गया। इसका बिल्कुल सही उत्तर है क्या? एक फैराडे। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे सही आंसर बता रहे हैं इसका, एक फैराडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम धातु प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी होगी? जल्दी आंसर दो इसका। मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम धातु प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी होगी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ज्यादातर बच्चे इसका बी आंसर बता रहे हैं। पूजा स्वामी, चंद्रपाल सैनी, रमेश, ज्यादातर बच्चे सभी इसका आंसर बी बता रहे हैं, यानी 2 फैराडे। अब क्या सही आंसर है? ये 2 फैराडे। देखते हैं सही है क्या। अब मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब MgCl2। ठीक है, MgCl2 का आयोनाइजेशन होता है तो किस में बदलता है? ये Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब Mg प्लस 2 का रिडक्शन होगा प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। Mg सेम पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने फैराडे? 2 फैराडे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, तो इसका सही आंसर क्या है? 2 फैराडे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। जब एक वैद्युत अपघटन विलयन में से 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बताओ तुरंत। बिल्कुल सही उत्तर है इसका ए आंसर। ए का मतलब आवगाद्रो संख्या के बराबर। इसका उत्तर क्या आ रहा है? ए, आवगाद्रो संख्या के बराबर। क्या इसका ए उत्तर सही है? देखो इसको भी चेक करते हैं अपन। जब एक वैद्युत अपघटन विलयन में से 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 फैराडे, 1 फैराडे, और 1 फैराडे आवेश, कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश है 1 फैराडे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आवगाद्रो संख्या के बराबर। और आवगाद्रो संख्या कितनी होती है? जल्दी लिख के बताओ, आवगाद्रो संख्या कितनी होती है? कितनी होती है आवगाद्रो संख्या? 6.02 गुणा 10 की घात 23। 6.02 गुणा 10 की घात 23, यही होती है ना आवगाद्रो संख्या। तो आवगाद्रो संख्या के बराबर पाए जाते हैं 1 फैराडे विद्युत का मतलब आवगाद्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? तुरंत आंसर देंगे इसका। किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? वो निश्चित होता है, या 0 होता है, या ऋणात्मक होता है, या धनात्मक होता है? कैसा होता है? धनात्मक। देखो ई सेल बराबर किसके होता है?
ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई सेल का मान अगर धनात्मक है तो रिएक्शन जो होगी ना वो अपने आप होगी, स्वतः होगी। अगर ई सेल का मान ऋणात्मक नहीं है, ई सेल का मान धनात्मक आ रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ई सेल का मान अगर पॉजिटिव है, ई सेल का मान धनात्मक है तो रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखेंगे। अगर ई सेल नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, रिएक्शन होगी। और ये ध्यान रखेंगे अगर नेगेटिव है तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। सीमा सैनी कह रही है कि सर पेपर नहीं आ रहा है। सीमा सैनी पेपर कैसे नहीं आ रहा बेटा, सबके पास तो आ रहा है पेपर। तेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा दोबारा से बंद करके दोबारा चालू कर इसको एक बार। सीमा सैनी, और सबके पास पेपर आ रहा है ना, किसी को इस तरह कोई समस्या थोड़ी है भाई, पेपर बिल्कुल साफ आ रहा है चीज, ठीक है। तो ये धारेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न अगर होगी सेल में तो उसके लिए सेल का मान पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। जीरो है, अगर हम पढ़ चुके हैं अगर ई सेल की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ई सेल की वैल्यू अगर जीरो है तो उसका मतलब क्या है, जल्दी। ई सेल की वैल्यू अगर जीरो है तो उसका मतलब क्या है, ई सेल जीरो कब होता है, जब इक्विलिब्रियम होता है, साम्यावस्था होती है, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर, ठीक है, ये सही है। एनोड ऋणावेशित होता है, कैथोड धनावेशित होता है, ये भी सही है। एनोड पर अपचयन होता है, ये गलत है। एनोड पर अपचयन, एनोड पर अपचयन होता है क्या, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, एनोड पर अपचयन नहीं होता है, तो यही गलत है। एनोड पर अपचयन नहीं होता है, एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही है, यानी ये असत्य है। एनोड पर अपचयन की जगह क्या होना चाहिए था, ऑक्सीकरण होना चाहिए था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसा संचायक सेल को चार्ज करने पर, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल जिसको कहते हैं अपन, इसको बैटरी कहते हैं अपन आम भाषा में, लेड स्टोरेज सेल। इसमें कह रहा है कि जब इसको चार्ज करते हैं सेल को तो इनमें से क्या होता है, उसका PbO2 घुलता है, या एनोड पर लेड सल्फेट बनता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, या अम्ल की मात्रा घटती है। इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है, क्या घटना होती है जब सेल को चार्ज करते हैं, संचायक सेल को। देखो जब सेल को अपन काम में लेते हैं तो अब ये चीजें देखो, इसको अपन देखें तो हमने पढ़ा है कि जब सेल को वापस चार्ज करते हैं, जब सेल को काम में लेते हैं ना अपन, तो जब इस सेल को काम में लेते हैं तो ये रिएक्शन हुई थी इसमें। नेट सेल रिएक्शन क्या होती है जब सेल को काम में लेते हैं, काम में लेते समय कह रहा हूं, जब इससे विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो बन जाता है PbSO4 प्लस बनता है 2H2। ये रिएक्शन होती है सेल में जब सेल का अपन उपयोग करते हैं, जब सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, उस समय की बात है। लेकिन जब सेल को चार्ज करते हैं, जब सेल को क्या करते हैं, चार्ज, चार्ज करोगे तो रिएक्शन अपोजिट साइड होगी, उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। और जब रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में होगी, अपोजिट साइड में होगी, तो क्या बन जाएगा, PbSO4 कितने दो, वापस क्या बन जाएगा, H2SO4। एक क्यों आ रहा है, जब हमने NaCl का दो तरह से वैद्युत अपघटन किया था, एक तो हमने किया था NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, और एक हमने किया था NaCl गलित अवस्था में है तब। NaCl का एक तो लिया था हमने जल में विलयन, और एक NaCl जब गलित अवस्था में होता है, ठीक है। NaCl का जलीय विलयन लेते हैं तो उसमें Na+Cl- आयन भी होते हैं, और जल अगर जल के अंदर विलयन है तो उसमें H+ और OH- आयन भी होते हैं।
तो कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर धनायन जाते हैं ना, Na+ भी जाएगा और H+ भी जाएगा कैथोड पर। तो कैथोड पर तो Na+ भी जाएगा और H+ भी जाएगा कैथोड पर। लेकिन यहां कैथोड पर कौन जाएगा? H+ जाएंगे दोनों, लेकिन जो रिडक्शन होगा ना वो H+ का ही होगा, और H+ का रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसका आंसर बताएंगे तुरंत। एक श्रेणी में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटक में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करने पर प्राप्त उत्पादों की मात्रा समानुपाती होती है। तुरंत बताएंगे, आंसर भी बता दिया, लेकिन ये कौन सा नियम है ये और बताओ मेरे को। ये नियम कौन सा है ये और बताएंगे मुझे। आंसर तो बी आ रहा है इसका, लेकिन कौन सा नियम है बताता है ये बात? फैराडे का कौन सा नियम? फैराडे का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, वेरी गुड। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि जब समान विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सेल में, तो होगा क्या? जब दो अलग अलग सेल है या तीन अलग अलग सेल हैं और उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के क्या रहती है? समानुपाती रहती है। दूसरे नियम के अनुसार आंसर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11, 290 केल्विन पर 0.1 एम KCl विलयन की विशिष्ट चालकता, KCl विलयन की विशिष्ट चालकता दे रखी है और उसका प्रतिरोध दिया हुआ, तो सेल स्थिरांक पता लगाओ। यह चालकता है, प्रतिरोध है और सेल स्थिरांक, तीनों में क्या संबंध है? सेल स्थिरांक G* बराबर होता है किसके? कप्पा इंटू R के। G* बराबर कप्पा इंटू R। कप्पा कितना है? 0.012 और R कितना है? 500 ओम। ठीक है, यही सूत्र लगेगा। आंसर क्या आएगा निकालो। 5 को गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, सॉरी 55 है ना, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। ये 55 ओम है बेटा, ये मैंने 500 लिख दिया। 55 ओम का मतलब यहाँ 55 आएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करो 55 को 12 से, तो 12 पंजे 60, 0, 12 पंजे 60 और 66, यानी कितना आएगा आंसर? 0.660, यही आएगा। और इसके अनुसार सही आंसर कौन सा है? इसके अनुसार सही आंसर कौन सा है? बी। खेमचंद सैनी का नेट खत्म हो गया भाई, पहले बता था डलवा देते नेट, तो मैं यहां से चार्ज करवा दूंगा, तू कहेगा तो तुरंत। खेमचंद सैनी नेट चार्ज डलवाऊं क्या? सुबह भी मैंने कहा था नेट खत्म हो गया, क्लास लोगे तो नेट तो काम आएगा ही, तो उसका रिचार्ज डलवाओ, एक्स्ट्रा रिचार्ज डलवाओ तुम। ये जो चार्ज है 1.5 GB, जो 2 GB जो मिलता है, उसके अलावा भी तुम डाटा प्लान आते हैं बहुत सारे, 150 रुपए में 30 GB मिलता है, डलवा लो, इतना ही काम में आएगा तुम्हारे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 धात्विक आयनों X, Y और Z के मानक अपचयन विभव दे रखे हैं। ठीक है, इनकी अपचायक सामर्थ्य का क्रम बताना है। अपचायक सामर्थ्य का क्रम 70 बच्चे ए बता रहे हैं। अब ए क्यों है, इसका रीजन है मेन बात। तो ए तो आंसर है इसका, चलो मान ले ए, लेकिन ए आंसर क्यों है? ए आंसर क्यों है, ये कारण बताओ ना। आंसर ए है, लेकिन ए आंसर क्यों है? देखो यहां पर अपचयन विभव दे रखा है इनका। कौन सा विभव दिया हुआ है? अपचयन विभव। अपचयन विभव का मतलब इलेक्ट्रोड विभव। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो अपचयन विभव ही होता है। एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों का अपचयन विभव दे रखा है यहाँ पर। एक्स का तो कितना है? 0.520, वाई का कितना है? -3.03 और जेड का कितना है? -1.18। ये इनका कौन सा विभव है? अपचयन विभव। कौन सा विभव है इनका? अपचयन विभव। इनकी अपचायक सामर्थ्य का क्रम बताना है। अब देखो हमने पढ़ी है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अपचयन विभव का घटता क्रम लिखा हुआ है। अपचयन विभव जितना कम होगा अपचायक सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी।
ठीक है। अपचयन विभव जितना कम है अपचायक सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा है। जिसका अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतना अच्छा ऑक्सी कारक है वो। तो यहाँ अपचायक सामर्थ्य की बात कर रहा है, तो अपचायक सामर्थ्य में सबसे अच्छा कौन है? जिसका अपचयन विभव सबसे कम है, और सबसे कम किसका है? वाई का। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा किसका है? जेड का, सॉरी उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका है? एक्स का। तो जिसका सबसे ज्यादा है उसकी अपचायक सामर्थ्य सबसे कम है, और जिसका सबसे कम है उसकी अपचायक सामर्थ्य सबसे ज्यादा। ये लॉजिक काम करता है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखेंगे। अपचयन विभव घटता जाता है, अपचायक सामर्थ्य बढ़ती जाती है। ठीक है, इनको अपचयन विभव के कौन से क्रम में अपचायक सामर्थ्य का बढ़ता क्रम लिखना है, तो हमें ये क्रम लिखना होगा, जिसका अपचयन विभव सबसे कम है उसकी अपचायक सामर्थ्य सबसे ज्यादा है। सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का ईएमएफ होगा। सेल का ईएमएफ कितना होगा तुरंत बताएंगे। साम्यावस्था पर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, साम्यावस्था पर सेल स्थिरांक का मान कितना हो जाता है? 0। साम्यावस्था पर सेल स्थिरांक का मान 0 हो जाता है। ठीक है, वैद्युत अपघटन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्युत अपघटन विलयन की तनुता में वृद्धि करने पर चालकता में क्या होती है? तनुता बढ़ाते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तनुता बढ़ाते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालकता में कमी आती है। सबने ये आंसर दिया है, चालकता में क्या आती है? कमी। अब चालकता में कमी क्यों आती है तनुता बढ़ाने पर? तनुता बढ़ाने पर चालकता में कमी क्यों आती है? तनुता बढ़ाने पर चालकता में कमी क्यों आती है, उसका रीजन है, वहां मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आता है एग्जाम में बहुत बार, कि तनुता बढ़ाने पर चालकता में कमी क्यों आती है। तो उसका सीधा सा कारण क्या है कि तनुता बढ़ाते हैं तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है। तो चालकता का मतलब क्या होता है? चालकता कहते किसको है? इकाई आयतन में आयनों की संख्या को ही तो चालकता कहते हैं। इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। तनुता बढ़ाएंगे तो चालकता में क्या आती है? कमी आती है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने से एनोड पर क्या मुक्त होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर क्या मुक्त होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करो, एनोड पर क्या मुक्त होना चाहिए? ऑक्सीजन। क्या मुक्त होगा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्यों मुक्त होगा उसका रीजन और देखते हैं अपन। H2SO4 का अपघटन होता है तो क्या बनता है? H+SO4-2। अब तनु का मतलब इसमें पानी है और ज्यादा मात्रा में है, तो यहां से भी H++OH-। लेकिन एनोड पर देखो, एनोड की बात कर रहा है, एनोड पर सल्फेट आयन SO4-2 भी जाएगा, OH- भी जाएगा, लेकिन यहां एनोड पर क्या होगा? OH- का ऑक्सीकरण होगा, और OH- किसमें बदल जाता है फिर? H2O+O2। तो यहां क्या प्राप्त होगा? हमें O2 प्राप्त होगा। एनोड पर क्या प्राप्त होगा? जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक क्यों है? फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन का अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। सबसे ऊपर फ्लोरीन ही तो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए फ्लोरीन सबसे अच्छा क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है, फ्लोरीन का अपचयन विभव कितना होता है? फ्लोरीन का अपचयन विभव कितना होता है? 2.87 वोल्ट। कितना होता है? 2.87 वोल्ट, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा जो अपचयन विभव है ना वो फ्लोरीन का ही होता है। सबसे कम किसका होता है भाई? सबसे कम वाले का नाम बताओ तुरंत। सबसे कम किसका होता है? तुरंत बताएंगे। सबसे कम किसका होता है? तुरंत बताएंगे। सबसे कम किसका होता है? तुरंत बताओ। लिथियम का। वेरी गुड। सबसे कम किसका होता है? लिथियम का। सबसे कम किसका होता है? लिथियम का होता है। ठीक है, सबसे कम किसका है अपचयन विभव? लिथियम का होता है। ठीक है,
कितना होता है -3.05 वोल्ट। वेरी गुड। लिथियम का कितना है -3.05 वोल्ट। नेक्स्ट बताओ, इस प्रश्न को उत्तर बताओ। गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग क्यों किया जाता है? गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग क्यों करते हैं? तुरंत बताओ इसका आंसर। गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु क्या काम करता है? आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। आंसर ए आएगा इसका, आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, यानी परिपथ को पूर्ण करने। बाह्य परिपथ तो अपन किससे पूरा कर देते हैं? चालक तार जोड़ देते हैं। और आंतरिक परिपथ को पूरा करता है कौन? लवण सेतु। पीएच बराबर 10 अगर है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होगा? pH बराबर 10 है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होगा? pH बराबर 10 है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होगा? ये क्वेश्चन तो हमने सीधा कर रखा है पेपर में। कितना आएगा? -0.59 वोल्ट। ज्यादातर बच्चों ने यही आंसर लिखा है, -0.59 वोल्ट। अब ये है कि -0.59 वोल्ट कैसे आया, क्योंकि हमने किया हुआ है तो सबको याद है आंसर इतना आएगा। देखो pH बराबर 10 है, pH बराबर कितनी है? 10। pH 10 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10 - 10। ठीक है। अब हमारे पास नेमसर्ट की समीकरण क्या है? ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लोग। ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ रिएक्शन क्या होती है? H+ इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है? H2, हाफ H2। तो ऊपर तो आएगा 1/H+। H2 की गैस ये, और गैस ये अवस्था है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो 1 होती है। तो हमने पढ़ा है समीकरण में ऊपर उत्पाद आता है, नीचे अभिकारक। उत्पाद तो 1 हो जाएगा इसकी सांद्रता तो, और अभिकारक है H+। H+ की सांद्रता हमें पता ही है। अब देखो साम्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई नॉट सेल का मान pH, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो ई नॉट सेल का मान कितना होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए? अभी देखा हमने 0.0, तो 0.059 अपॉन n का मान यहाँ कितना है? 1 है ही। लोग H+ की सांद्रता 10 की घात -10, ऊपर जाएंगे तो 10 की घात 10। 0 अभी माइनस इसमें से घटा देंगे, क्या बच जाएगा? 0.059 माइनस के गुणा 10 log 10, और log 10 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.59 वोल्ट। किसमें? माइनस में। 0.59 वोल्ट माइनस का आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, किया हुआ है हमने, नोट्स में भी किया हुआ है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता की इकाई। चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई बताओ तुरंत, क्या है चालकता की इकाई? चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। सीमेंस सेमी इनवर्स, यही होती है चालकता की इकाई। सीमेंस किसकी इकाई है? ये किसकी इकाई है? सीमेंस। सीमेंस किसकी इकाई है? तुरंत बताएंगे। सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस किसकी इकाई है ये पूछ रहा हूं मैं, ओम नहीं पूछ रहा। सीमेंस किसकी इकाई है? किसकी इकाई है सीमेंस? चालकत्व की। सीमेंस किसकी इकाई है? चालकत्व की इकाई। सीमेंस है चालकत्व की इकाई। ठीक है, सीमेंस किसकी इकाई है? चालकत्व की। और ओम किसकी है? प्रतिरोध की। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। और ओम सेंटीमीटर किसकी है? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर किसकी है? ओम सेंटीमीटर किसकी इकाई है? तुरंत बताओ। प्रतिरोधकता किसकी है? प्रतिरोधकता की। ओम सेंटीमीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? किसका बना होता है शुष्क सेल में एनोड? किसका बना होता है शुष्क सेल में एनोड? जस्ते का। कैथोड किसका बना होता है?
कैथोड किसका बना होता है? कैथोड किसका बना होता है ये पूछ रहा हूं मैं। कैथोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, है ना। ग्रेफाइट का तो बनता है कैथोड, जस्ते का बनता है एनोड। पीतल का कुछ होता है क्या उसमें? पीतल की क्या लगी होती है उसमें? टोपी, है ना। तो ध्यान रखें, जस्ते का एनोड होता है, ग्रेफाइट कैथोड होता है, पीतल की उसके ऊपर टोपी लगी होती है ऊपर। कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का विलयन है, सॉल्यूशन है, उसमें 0.5 F विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान बताओ। इलेक्ट्रोड पर कितना कॉपर प्राप्त होगा? कितना कॉपर प्राप्त होगा? ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है सी। ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर सी बता रहे हैं। अब सी आंसर क्यों है इसका? यही तो है मेन बात। इसका आंसर सी क्यों है ये बताओ। इसका आंसर सी क्यों है? ज्यादातर बच्चे इसका उत्तर सी बता रहे हैं, तो सी उत्तर क्यों है इसको हल करके बताओ भाई। एक Cu+2, कॉपर सल्फेट का मतलब Cu+2, Cu+2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो Cu का 1 मोल बनेगा। 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम, यही तो 1 मोल का मतलब। यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आवेश हो गया? 2 फैराडे। तो 2 फैराडे आवेश होता है, तो 63.5 ग्राम हमें, लेकिन यह आवेश कितना है? 0.5। अगर 1 फैराडे हो तो कितना आएगा? 63.5 बटा 2, लेकिन यह तो कितना है? 0.5, तो कितना आएगा? 63.5 बटा 2 गुणा 0.5। इसको निकालो, इसका आंसर 63.5 गुणा 0.5 बटा 2। ठीक है, इससे काट दो इसको और फिर इससे गुणा कर दो, तो कितना आएगा? 15.875। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? प्रबल वैद्युत अपघटन की तनुता में वृद्धि करने पर चालकता में क्या होती है? बताओ, असत्य बताओ। क्या तनुता वृद्धि करने पर चालकता बढ़ जाती है प्रबल वैद्युत अपघटन की? क्या तनुता बढ़ाने पर प्रबल वैद्युत अपघटन की चालकता बढ़ती है? नहीं, चालकता में तो हमेशा क्या आती है? कमी। दूसरा, शैल स्थिरांक प्रतिरोधकता का गुणनफल होता है? नहीं, शैल स्थिरांक तो किस किस का गुणनफल होता है? चालकता और प्रतिरोध का। ये गलत है, यहाँ प्रतिरोधकता की जगह चालकता आना चाहिए। 1.0 m ग्लूकोज और 1.0 m NaCl विलयन का चालकत्व तो समान होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो कैसा होता है? ग्लूकोज तो कैसा है? ग्लूकोज क्या है? अनअपघट्य है। ग्लूकोज का अपघटन नहीं होता, ग्लूकोज तो वैद्युत अनअपघट्य होता है। इसके विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज तो कैसा? वैद्युत अनअपघट्य होता है। जबकि NaCl क्या है? वैद्युत अपघट्य है। तो NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दोनों का चालकत्व तो समान होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये वैद्युत अनअपघट्य होता है। अनअपघट्य कहते हैं ना जिसको अपन। ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब वैद्युत अनअपघट्य होते हैं। यानी ये चारों के चारों ही गलत है, सॉरी तीनों के तीनों ही गलत है। ऊपर वाला भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर KCl विलयन की चालकता दे रखी है 0.00265 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, और प्रतिरोध दे रखा है, तो शैल स्थिरांक बताओ। शैल स्थिरांक बताना है, कुछ भी नहीं, सीधा अभी तो आया था अपने पास। शैल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या है? कप्पा इंटू आर। कप्पा का मान दे रखा है 0.00265। आर का मान कितना है? 400। गुणा कर दो इसको, कितना आएगा आंसर गुणा करने पर? गुणा कर दो इसको, आंसर कितना आएगा गुणा करने पर? 1.106। कितना आएगा? 1.106। ठीक है, बी आंसर इसका। ज्यादातर बच्चों ने इसका उत्तर बी दिया है, जो सही उत्तर है। ठीक है, जब विलयन की pH
कितनी है 7 और 0। जब यूरेनियम की pH 0 से 7 के बीच में है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या परिवर्तन? पहले तो pH है 0, फिर 0 से 7 कर देते हैं pH 0, फिर बढ़ाते बढ़ाते pH को 7 कर देंगे हम। तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो अपचयन हुआ है उसमें क्या चेंज आएगा pH चेंज करने से? कहां तक चेंज होगा? ज्यादातर बच्चे इसका आंसर डी बता रहे हैं। डी आंसर क्यों है इसका? यही तो है मेन बात। तो pH बराबर 0 है, pH कितनी है 0, pH 0 है तो क्या आएगा? देखो pH 0 है, pH 0 का मतलब H प्लस की सांद्रता कितनी होती है? 10 की घात माइनस 0। जितनी pH ना उतनी घात लगा दो 10 पर, और 10 की घात माइनस 0 का मतलब कितना होता है? 10 की घात माइनस 0 का मतलब 1/10 पर घात 0, और 1/10 पर घात 0 हो तो माइनस 0 प्लस 0 हो तो एक ही बात है, तो एक ही आंसर आएगा इसका, यानी 1। ठीक है, pH बराबर 0 का मतलब सांद्रता कितनी है? 1 है। अब एक सांद्रता से अपन इसका वन पता लगाएं, इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होगा वो पता लगाओ। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव पता लगाओ कितना होगा? H प्लस H2 बराबर है E नॉट सेल, इसका मान हमें पता है ही कितना होता है 0.0 माइनस 0.059 अपॉन n। n का मतलब कितना है यहाँ पर? 1। हाइड्रोजन H प्लस एक ही तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, log 1/1, 1/1, 10 की घात 0 का मतलब 1 ही हो गया ना, सांद्रता 10 की घात माइनस 0 या 10 की घात 0, तो 1/1 का मतलब 1। तो log 1 का मान कितना होता है? log 1 का मान कितना होता है? 0। log 1 का मान कितना होता है? 0। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना आएगा जब pH 0 है? तो जब pH 0 है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना हो गया? कैसे सुनसान हो गए? जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। जब अब बताओ इसका क्या आएगा उत्तर? बताओ क्या आएगा? 0। ठीक है, जब pH 0 है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव भी 0 है। अब जब pH कितनी कर दी हमने 7, तो क्या आएगा? pH 7 का मतलब H प्लस की सांद्रता कितनी आ जाएगी? pH 7 है तो H प्लस की सांद्रता कितनी हो जाएगी? pH 7 है तो H प्लस की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10 की घात माइनस 7, यही तो हो जाएगी, है ना? अब देखो EH प्लस H2 बराबर कितना हो जाएगा? 0.0 माइनस 0.59 अपॉन n का मतलब 1 log 1/, H प्लस की सांद्रता क्या है? H प्लस की सांद्रता क्या है यहाँ पर? 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 7 ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 7। 10 की घात 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.0 माइनस 0.59 गुणा 10 की घात 7 का मतलब 7 log 10। log 10 का मान कितना होता है? 1। तो इसको कितने से गुणा करेंगे अपन? 7 से। 7 से गुणा करो कितना आता है? 7 से गुणा करो कितना आता है? कितना आता है 7 से गुणा करो? 7 नाम 63, 7 पंजे 35 और 6 41, कितना आ रहा है? 0.413 वोल्ट। 0.413 वोल्ट माइनस में है ये, ठीक है, माइनस में 0.413 वोल्ट। इसका मतलब 0.413 वोल्ट से क्या आ रही है? कम। समझ में आ गई ना बात? तो जीरो से इन दोनों के बीच में चलेगी, और जब pH 0 है तो ये भी 0 है, और जब pH 7 हो गई तो ये हो गई माइनस 0.413, तो इन दोनों के बीच में चलेगी। तो pH जब 0 से 7 हो गई तो
0.41 वोल्ट से क्या आती है, इसमें कमी आती है, इससे घटती जाएगी। नेक्स्ट, ईंधन सेल के लिए सही कथन कौन सा है? जब तक ईंधन प्रोवाइड करेंगे सेल कार्य करता है, सही है। ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, ये भी सही है। इसकी दक्षता उच्च होती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, यानी सभी के सभी सही है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? उपरोक्त सही, यानी डी। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी। ठीक है बच्चों। एल्यूमिनियम आयन से 9 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, तो आवश्यक आवेश कूलाम में बताना है। क्या आंसर आएगा इसका? बी। आंसर क्या है इसका? बी। ज्यादातर बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, आंसर सब बी दे रहे हैं। अब इसका आंसर बी क्यों है? देखो इसको चेक करो, बी क्यों है इसका आंसर? एल्यूमिनियम Al+3 है ये। Al+3 कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, यानी एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा हमें। यानी एल्यूमिनियम के कितने मोल हैं यहाँ पर? 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना एल्यूमिनियम हो गया? 27 ग्राम। इसका परमाणु भार 27 है, 27 ग्राम। यानी कितना फैराडे आवेश है? 3 फैराडे आवेश है, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम। हमें कितना एल्यूमिनियम प्राप्त करना है? 9। कितना प्राप्त करना है? 9 ग्राम। 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे चाहिए, तो 9 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा? 1 फैराडे। सिंपल सी बात है। 1 फैराडे से कितना हो जाएगा? अब 1 फैराडे का मतलब कितना आवेश हो गया? 96,500 कूलम। इसका आंसर क्या आ गया? 96,500। ठीक है। डेनियल सेल का EMF कितना है? 1.1 वोल्ट। और आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है? 96,500 कूलम। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा बतानी है। गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? डेल्टा RG। अभी मैं डेल्टा RG बराबर किसके होता है? -NFE। डेल्टा RG बराबर होता है -NFE। ठीक है, तो -NFE है, तो इसमें मान रख देंगे, आंसर निकाल देंगे। बिल्कुल सरल सा है। नेक्स्ट देखो, 0.1 M सांद्रता के विलयन। 0.1 M सांद्रता, 0.1 M सांद्रता के विलयन की चालकता कितनी है? 0.0106 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। तो इसकी मोलर चालकता पता लगानी है हमें। क्या पता लगानी है इसकी? हमें मोलर चालकता क्या होगी ये बतानी है। अब ज्यादातर बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं ए। अब आंसर ए तो है इसका, अब ए क्यों है उसका पता लगाएंगे। देखो ए आ रहा है क्या और कुछ आ रहा है? देखो सांद्रता है कितनी? 0.1 M। चालकता कितनी है? 0.0106। पता क्या लगानी है? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता डेल्टा M। हमने पढ़ा है क्या होती है? कप्पा बटा M, यानी सांद्रता। अब चूंकि सांद्रता यहाँ किस में है? सीमेंस प्रति सेंटीमीटर में, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे? 1000 से। तो कप्पा की वैल्यू क्या हो गई? 0.0106 गुणा 1000 बटा सांद्रता कितनी है? 0.1। 0.1 का पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 10, यानी 4। अब 4 का मतलब इसको गुणा कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 106। ठीक है, 106 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, पिघले हुए NaCl में 0.1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो मुक्त होने वाले क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होगा? ज्यादातर बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं। सी आंसर इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है सी इसका। अब इसका उत्तर सी क्यों है? इसका सही उत्तर सी है, तो सी क्यों है ये है। देखो पिघले हुए NaCl, NaCl में कौन सा आयन होता है? Na+Cl-। तो Na+ 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा? 1 Na। लेकिन यहाँ क्लोराइड की बात कर रहे हैं अपन, क्लोरीन की बात करें तो Cl- क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 12 Cl2 बनेगा।
ठीक है, हाफ Cl2 यानी एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक फैराडे विद्युत। अब एक फैराडे विद्युत है तो हाफ Cl2, हाफ Cl2 का मतलब Cl2 हाफ का मतलब कितना मोल हो गया, Cl2 का आधा मोल, और Cl2 का आधा मोल का मतलब होता है 35.5 ग्राम। ठीक है, यानी 35.5 ग्राम Cl2 बनेगा जब एक फैराडे विद्युत हम प्रवाहित करेंगे। एक फैराडे विद्युत से 35.5 है तो 0.1 फैराडे से कितना होगा, साधारण सी बात। एक फैराडे से 35.5 तो 0.1 फैराडे से कितना होगा, 3.55 ग्राम। ठीक है, 3.55। आंसर सी क्या आएगा, आंसर सी। NaCl, KBr और KCl तीनों की मोलर चालकताएं दे रखी हैं। NaCl की, KBr की और KCl की। पता है किसकी लगानी है हमें, पता है किसकी लगानी है, सीमांत मोलर चालकता NaBr की पता लगानी है। तो बताओ, NaBr की मोलर चालकता पता लगानी है। देखो हमने एक नियम पढ़ा था, कौन सा नियम काम कर रहा है यहाँ पर, या कौन सा नियम काम कर रहा है वो बताओ पहले तो मुझे। नियम कौन सा काम कर रहा है भाई, नियम बताओ बच्चों, नियम कौन सा काम कर रहा है यहाँ पर, नियम कौन सा काम कर रहा है, कोले-राउस का नियम। वेरी गुड, गिरिराज प्रसाद स्वामी ने बताया कोले-राउस का नियम, दुर्गेश नामन ने भी बताया कोले-राउस का नियम, हेमराज ने भी बताया कोले-राउस का नियम। तो कौन सा नियम काम कर रहा है यहाँ पर, कोले-राउस का नियम। ठीक है, कोले-राउस के नियम का एक अनुप्रयोग पढ़ा था हमने। ठीक है, तो उस अनुप्रयोग का उपयोग करके ही हम यहाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ इन तीनों की पता है हमें, NaBr की पता लगानी है, NaBr की हमें मोलर चालकता पता लगानी है, NaBr। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके समान आयन वाले कौन कौन है, NaCl और KBr को जोड़ दो, और तीसरा वाला जो है ना KCl, इसको घटा दो। ठीक है, तो आ जाएगी NaBr की मोलर चालकता। अब इसमें NaCl की तो कितनी है 126, KBr की कितनी है 152, KCl की कितनी है 150। इनको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 128। कितनी आ जाएगी 128 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, 128 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात सबको, ये ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक सेल का EMF कितना होता है, विद्युत रासायनिक सेल का EMF कैसे पता लगाएंगे, क्या सूत्र है विद्युत रासायनिक सेल का EMF ज्ञात करने का, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। ये सूत्र डायरेक्ट सूत्र लिखा है हमने, कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड के अपचयन विभव को घटा देंगे। अभी भी कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नींदों में है शायद मेरे हिसाब से, आंसर दे ही नहीं रहे। आंसर देना है सबको, चाहे गलत ही दो, आंसर सबको देना है। जो प्रश्न तुम्हारे सामने है उसका उत्तर लिखा करो, उसका लिखने की कोशिश करो, तो मुझे पता लगेगा कि कौन से बच्चे सही कर रहे हैं कौन गलत कर रहे हैं। उत्तर सब लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, उत्तर सब बच्चे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सो रहे हैं, है ना, सो रहे हो क्या, आंसर दिया करो सब। नेक्स्ट, NaCl, HCl, CH3, COONA की सीमांत मोलर चालकता दे रखी है, और CH3 COOH की पूछ रहा है। यहां पर भी कौन सा नियम काम करेगा, यहां पर भी कौन सा नियम काम कर रहा है, आंसर इसका A है। ज्यादातर बच्चे A आंसर बता रहे हैं, लेकिन यहां पर नियम कौन सा काम कर रहा है, वही नियम काम करेगा कोले-राउस का नियम। CH3 COOH की मोलर चालकता हमें पता लगानी है अनंत अनुता पर, तो हम क्या करेंगे, CH3 COONA यानी इसके समान आयन किस किस में, CH3 COONA में है, और दूसरा HCl है। घटा किसको देंगे अपन, NaCl की को घटा दो। ठीक है, तो इसकी दे रखी है किसकी 91.0 CH3 COONA की, HCl की है 425.9, माइनस NaCl की कितनी है 126.4।
इसको सही करेंगे अपन, आएगा 390.5 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 0.2 एम सांद्रता के विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है और इसका चालकत्व 1.3 सीमेंस प्रति मीटर है। ठीक है, अब दूसरा विलयन है जिसकी सांद्रता है 0.4 एम। कितनी है? 0.4 एम। सांद्रता का समान वैद्युत अपघटय अगर इसके अंदर भर दिया जाता है तो प्रतिरोध बदल जाता है उसका, और प्रतिरोध बदल करके कितना हो जाता है? 260 ओम हो जाता है। ठीक है, तो क्या पता लगानी हमें? मोलर चालकता पता लगानी। क्या पूछ रहा है ये? हमें पता क्या लगानी है? उसकी मोलर चालकता। तो मोलर चालकता कैसे पता लगाएंगे? देखो हमारे पास सीधा सूत्र है, जी स्टार बराबर होता है कप्पा इंटू आर। यही फॉर्मूला काम में आएगा। पहले हम लेंगे कौन सा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता 0.2 एम है, उसके लिए सेल स्थिरांक का मान पता लगाएंगे, जी स्टार पता लगाएंगे। इसके लिए कप्पा की वैल्यू दे रखी है 1.3 और प्रतिरोध है 50। कितना आ जाएगा? 13 पंजू 65, 650 यानी 65 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये कप्पा आ गया सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी जी स्टार आ गया ये, यानी सेल स्थिरांक आ गया ये। अब सेल स्थिरांक तो सेल एक ही सेल है तो बदलेगा तो है नहीं, सेल स्थिरांक बदलता है कभी? नहीं बदलता। अब इसी सेल के अंदर दूसरा सॉल्यूशन भर दिया जिसकी सांद्रता कितनी है? 0.4 एम। अब इस सॉल्यूशन का प्रतिरोध बदल करके जी स्टार का मान, तो सूत्र यही लगेगा, देखो यहां पर भी वही जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर, यही सूत्र है। बस यहाँ चेंज क्या हो गया? जी स्टार का मान तो हमने पता लगा ही लिया 65। कप्पा की वैल्यू हमें पता लगानी है, आर की वैल्यू इसने दे दी, कितनी है? 260। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 260 ओम। ठीक है, तो यहां से कप्पा पता लगाओ, यहां से तो क्या आ जाएगा? 65/260। यहां से कप्पा की वैल्यू आ गई, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी मीटर में दे रखे यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज मीटर में है तो यहाँ मीटर इनवर्स करना, सेंटीमीटर की जगह क्या करेंगे? मीटर इनवर्स। और यहाँ पर भी आएगा मीटर इनवर्स, ऊपर भी मीटर इनवर्स है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पता क्या लगाना है? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता पता लगाएंगे, लैम्डा एम बराबर किसके होती है? कप्पा बटा एम। लेकिन हम यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, कप्पा किस में आया है? मीटर इनवर्स में, और मैंने वहां बताया था जब कप्पा मीटर इनवर्स में है और सांद्रता मोल प्रति लीटर में है तो अपन नीचे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कप्पा का मान कितना है? 65/260 गुणा कितने से कर दो? 1000 से। भाग कितने का दे दो? सांद्रता कितनी है? दूसरा जो सॉल्यूशन है इसी के लिए तो पता लगानी है हमें, 0.4। ठीक है, 0.4 एम सांद्रता का सॉल्यूशन है, तो इसके लिए हमें कप्पा का मान, लैम्डा एम का मान बताओ कितना हो जाएगा? इसका गुणा भाग करो, तुरंत तुरंत गुणा भाग करके बताएंगे मुझे। इसका गुणा भाग करके तुरंत बताएंगे मुझे। 65 गुणा 1000 बटा 260 गुणा 0.4, 260 है कितना? ये ओम है ना, 260 प्रतिरोध है ना। ये पूछ रहा है कि 260 क्यों लिखा? बेटा 260 देखो प्रतिरोध है, यहाँ हमने कप्पा का मान पता लगाया ना। यहाँ पर देखो ये 65 बराबर कप्पा इंटू कप्पा तो चालकता है, और 260 क्या है? दूसरे विलयन का प्रतिरोध है ना 260। दूसरे विलयन का प्रतिरोध 260 है तो कप्पा का मान पता लगाएंगे, तो ये कप्पा का मान पता लगाएंगे, बटा में चला जाएगा 65/260। तो कप्पा की वैल्यू रखी है हमने 65/260। 65/260 किसकी वैल्यू है? कप्पा की वैल्यू गुणा 1000। गणना करके देखिए ना, सबने कैलकुलेशन करके देखी या ऑप्शन में ही देख करके बता रहे हो? हाँ थोड़ा, ये 1000 नीचे आएगा, ये नीचे है ना 1000, तो यहाँ 1000 नीचे करो। निकाल लिया आंसर?
आंसर आएगा कौन सा? डी, 0.000625। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे आंसर आए? इस प्रश्न में सबसे ज्यादा टाइम लगाया बच्चों ने। देखो इस पेपर के अंदर हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन को करने में आपने कितना टाइम लिया है। हर बच्चे का बता सकता हूं मैं, अगर उसका रिकॉर्ड में देखूंगा तो हर बच्चे का पता चल जाता है कि ये प्रश्न करने में इसने इतना समय लिया है। तो इस प्रश्न को करने में ज्यादातर बच्चों ने ज्यादा समय लिया है, ज्यादा टाइम लिया है, क्योंकि इसमें 2 बार कैलकुलेशन हो रही है ना, तो ज्यादा टाइम लिया है बच्चों ने इस क्वेश्चन में, लेकिन किया जो सही है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से असत्य कौन सा है ये बताना है हमें। गलत कौन है? गलत बताओ कौन सा है? ऑक्सीजन अपचयन इलेक्ट्रोड पर होता है, गलत है क्या ये? सही है। तो कैथोड अपचयन ये भी सही है, एनोड पर ऑक्सीकरण ये भी सही है, विद्युत रासायनिक सेल में अस्वैतः रेडॉक्स अभिक्रिया और ये सही है क्या? विद्युत रासायनिक सेल में ये गलत है। विद्युत रासायनिक सेल में तो कौन सी अभिक्रिया होती है? स्वतः है, यहाँ अस्वतः लिखा हुआ है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में कौन सी होती है? अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। कैल्शियम क्लोराइड से 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत फैराडे में कितनी होगी? कितने फैराडे विद्युत आएगी जल्दी बताएंगे? 2 फैराडे। ज्यादातर बच्चे क्या बता रहे हैं? 2 फैराडे। अब 2 क्यों है ये भी करवा रखा है मैंने। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड से कौन सा आयन प्राप्त होगा? Ca+2। Ca+2 से क्या प्राप्त होगा? Cl2। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, तो बन जाएगा Cl2, यही तो होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 मोल, और 1 मोल क्लोराइड प्राप्त हो रहे हैं, क्लोरीन प्राप्त हो रही है 1 मोल, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 मोल। 2 मोल का मतलब कितने फैराडे हैं? 2 फैराडे। कितने फैराडे आ जाएंगे? 2 फैराडे विद्युत आ जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल के प्रदर्शन में जो 2 खड़ी लाइनें हैं वो किसको दर्शाती है? गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन करते हैं तो 2 खड़ी लाइनें खींचते हैं ना अपन। गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे तो अपन लिखते हैं एनोड वाली रिएक्शन, बीच में 2 लाइन खींचते हैं, फिर बाद में लिखते हैं कैथोड वाली रिएक्शन। तो ये बीच में 2 लाइन है, ये क्या है? ये 2 लाइन किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं साल्ट ब्रिज को। साल्ट ब्रिज का मतलब लवण सेतु को। किसको दर्शाती है लाइनें? लवण सेतु को, यानी साल्ट ब्रिज। इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रोड अक्रिय है? निम्न में से अक्रिय इलेक्ट्रोड कौन सा है? अक्रिय इलेक्ट्रोड पढ़ा था ना हमने। 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो सक्रिय इलेक्ट्रोड और एक अक्रिय इलेक्ट्रोड। अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में ज्यादातर हम किसका उपयोग करते हैं? प्लेटिनम का। किसका उपयोग करते हैं? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में काम में आता है। तो कौन है यहाँ पर? प्लेटिनम। प्रबल ऑक्सीकारक का अधिक होता है। जो प्रबल ऑक्सीकारक है उसका क्या ज्यादा है? अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव, सेल विभव, रेडॉक्स विभव, क्या ज्यादा होगा? ऑक्सीकारक है प्रबल तो क्या ज्यादा होगा उसका? अपचयन विभव। प्रबल ऑक्सीकारक है तो उसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा। अगर प्रबल अपचयक है तो उसका ऑक्सीकरण विभव सबसे कम होगा। पढ़ा है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते? कौन सा सेल है जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते? कौन सा सेल है जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते? मरकरी सेल को, बटन सेल को, है ना। सीसा संचायक सेल हो सकता है रिचार्ज, हो सकता है ईंधन सेल तो हो ही सकता है, क्योंकि जब जब अपन को विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तब तब ईंधन प्रोवाइड कर देंगे। निकिल कैडमियम सेल भी हो सकता है, तो इसका मतलब कौन सा नहीं हो सकता? मरकरी सेल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ZnCu के लिए क्या सत्य है? ZnCu जो सेल है, डेनियल सेल, Zn और जिसमें जिंक का 2 एनोड और कॉपर का कैथोड होता है, उस डेनियल सेल के लिए इनमें से कौन सी बात सही है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक की तरफ होता है, ये सही है गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर की तरफ होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर की तरफ होता है? जिंक से कॉपर की तरफ, है ना। जिंक से कॉपर की तरफ। जिंक एनोड व कॉपर कैथोड का कार्य करता है, ये तो सही है ना? सही है ना? ये सही है ये बात। जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है। जिंक पर अपचयन होता है, ये गलत है।
ये भी गलत। इसका मतलब सही कौन सा है इसमें? बी, यानी इसका आंसर क्या आएगा? बी। दुर्बल वैद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा में वृद्धि कब होगी? क्या करें कि दुर्बल वैद्युत अपघटय का वियोजन बढ़ जाए? दुर्बल वैद्युत अपघटय का वियोजन बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पानी मिलाओगे, उसकी तनुता बढ़ाएंगे। जितनी ज्यादा तनुता बढ़ाते जाओगे दुर्बल वैद्युत अपघटय का वियोजन बढ़ता जाएगा। तनुता बढ़ाते जाओ वियोजन बढ़ता जाएगा, तनुता बढ़ाते जाओ वियोजन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे अपन? तनुता बढ़ाएंगे। बी, इसका ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट, गलित NaCl में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्यों? गलित NaCl में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्यों? क्या पाए जाते हैं इसमें? मुक्त आयन। गलित NaCl में क्या पाए जाते हैं? आयन, और आयनों के कारण तो होता है विद्युत का प्रवाह। देखो विद्युत का प्रवाह दो कारणों से बताया मैंने, एक तो इलेक्ट्रॉनों के कारण और एक आयनों के कारण। अगर वैद्युत अपघटय पदार्थ है तो वहां आयनों के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या सही है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के लिए क्या सही है? उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 m होती है, सही है। उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, 298 केल्विन ताप पर। मानक ताप कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। हाइड्रोजन गैस कितने दाब पर डाली जाती है उसमें? 1 atm दाब पर, ये भी सही है। उसमें इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है इसका? 0.0 वोल्ट होता है, ये भी सही है। यानी इसके लिए ये सारी बातें सही है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, सारे सही हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, लोहे पर जंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोहे पर जंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोहे पर जंग को रोकने का, इसको गलत किया है बच्चों ने, ये प्रश्न बच्चों ने गलत किया है। ज्यादातर बच्चों ने इसको रॉन्ग किया है। ज्यादातर बच्चों ने इसको क्या लिखा है? एनोड बनाकर। जबकि मैंने आपको बताया था कि लोहे पर जंग को रोकना है या किसी धातु का संचरण रोकना है तो उसके साथ दूसरी ऐसी धातु जोड़ दो जो क्या हो जाए? ऑक्सीकृत हो जाए, जिसका ऑक्सीकरण हो। देखो नष्ट वो होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है इसका मतलब वहां एनोड है। ऑक्सीकरण जहां होता है वही तो एनोड है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब वो एनोड की तरह काम कर रहा है, और ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है इसका मतलब वो नष्ट हो रहा है। जो एनोड होगा ना वही नष्ट होगा। और लोहे पर जंग को रोकने के लिए ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर लिखा है एनोड बनाकर। तो एनोड जब बनाओगे लोहे का तो इसका मतलब नष्ट हो जाएगा, तो जंग लग जाएगी। एनोड बनता है तभी तो लोहा नष्ट होता है। तो एनोड न बना करके लोहे का क्या बना दो? कैथोड। यानी लोहे से कोई ऐसी धातु जोड़ दो जो एनोड का काम करे और लोहा क्या बन जाए? कैथोड। तो फिर लोहे का संक्षारण नहीं होगा, लोहे पर जंग नहीं लगी। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको जिंक से या मैग्नीशियम से जोड़ देते हैं। तो जिंक या मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होगा, फिर लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा। और लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा इसका मतलब लोहा एनोड नहीं बनेगा, वहां कैथोड बनेगा। तो लोहे का कैथोड बना दो, यानी उससे कोई ऐसी धातु जोड़ दो जो एनोड का काम करे, तो फिर लोहे पर जंग नहीं लगेगी। ZnCu डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? जिंक और कॉपर के सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये सबको याद होना चाहिए, कितना होता है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, सबको पता है ये 1.1 वोल्ट होता है। मरकरी सेल के लिए असत्य कथन कौन सा है? मरकरी के लिए, मरकरी के लिए असत्य कथन कौन सा है? मरकरी के लिए असत्य कथन कौन सा है? ज्यादातर बच्चे इसका आंसर डी बता रहे हैं। कुछ बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, सुसुप्त अवस्था में हैं, वो देख रहे हैं अरे कौन अंगुली लगाएगा, कौन लिखेगा यहाँ पर सर को आंसर। वैसे और बच्चे बता रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, है ना। कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं और बता रहे हैं, मेरे को क्या बताने की क्या जरूरत है। आंसर सबको लिखना है जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कौन कौन बच्चे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे इसका मतलब उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। आंसर सबको पता। मरकरी सेल के लिए असत्य कथन कौन सा है? ये छोटे परिपथ का उपकरण है, छोटे परिपथ के उपकरणों में काम करता है, सही है ये बात। इसमें जिंक अमलगमन का एनोड होता है, ये भी सही है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड का वैद्युत अपघटय भरा होता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये सारे ही सही है, यानी इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर कुछ बच्चों ने गलत लिखा है। दुर्गेश नामा ने इस प्रश्न को गलत किया है। गलत किया है ना दुर्गेश इसको तुमने? कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सीसा संचयक सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते समय
क्या क्रिया होती है। मैंने दोनों अभिक्रिया लिख के बताई थी, अभी एक प्रश्न और आया था। तो वहाँ एनोड कैथोड दोनों पर क्या बनता है, जब सीसा संचायक सेल को काम में लेते हैं तो रिएक्शन यही तो होती है, Pb प्लस PbO2। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए सबको, 2H2SO4। तो दोनों पर क्या बन जाता है, PbSO4 प्लस 2H2O। यानी दोनों पट्टियों पर लेड सल्फेट बनता है, एनोड कैथोड दोनों पर ही लेड सल्फेट बनता है। यानी ये अभिक्रिया ये सही है, पहला आंसर जो है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही कथन कौन सा है, ये बताओ। प्रबल वैद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता को ग्राफ के बहिर्वेशन से पता लगा सकते हैं। प्रबल वैद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता तो ग्राफ के बहिर्वेशन से पता नहीं लगा सकते हैं। या दुर्बल वैद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता को ग्राफ के बहिर्वेशन से पता लगा सकते हैं। देखो हमने ग्राफ बनाए थे किस किस के बीच में, एक तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता और सांद्रता के बीच, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचे थे हमने, लैम्डा एम और रूट सी के बीच। प्रबल वैद्युत अपघटन के लिए तो एक सीधी रेखा आई थी, है ना। और दुर्बल वैद्युत अपघटन के लिए कैसा ग्राफ आया था, उसमें इस तरह का आया था ग्राफ, लैम्डा एम और सी के बीच में, रूट सी के बीच। तो प्रबल वैद्युत अपघटन है तो हम इस ग्राफ को आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ काट जाएगा, और जहां काटेगा वही क्या है, लैम्डा एम अनंत तनुता पर आ गया, सीमांत मोलर चालकता। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघटन में इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाएंगे ना तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ काटेगा नहीं, इस अक्ष को नहीं काटेगा, तो हम लैम्डा एम इन्फिनिटी का पता नहीं लगा पाएंगे। यही तो बात है यहाँ पर। तो प्रबल वैद्युत अपघटन को ग्राफ के बहिर्वेशन से उसकी मोलर चालकता है पता लगा लेते हैं अपन, सीमांत मोलर चालकता। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघटन के लिए ऐसा सही नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। वैद्युत अपघटन विलयन की तनुता में वृद्धि करने पर चालकता में क्या आती है, तनुता में वृद्धि करने पर चालकता में क्या आती है, कमी। ये प्रश्न शायद 2 बार आ गया है ना, तनुता बढ़ाते हैं चालकता कम होती जाती है, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, कौन है। देखो हमने 2 तरह के वैद्युत अपघटन पढ़े थे, एक तो प्रबल और एक दुर्बल। जो प्रबल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो अच्छे चालक होते हैं। जो दुर्बल होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो अच्छे चालक नहीं होते। तो एसिटिक एसिड कैसा है, यहाँ वीक। हाइड्रोक्लोरिक कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये कैसा है, वीक। और ये तो ये इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसमें से हाइड्रोक्लोरिक तो स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रोलाइट हो, पहली बात तो ये, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं, इलेक्ट्रोलाइट है तो विद्युत धारा प्रवाहित है। और इलेक्ट्रोलाइट में भी जो स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है,